स्वागत है आपका हमारे चैनल सदक जीएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राजनीति का चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं हमने, तो आप पहले उनको देख लीजिए, फिर ये चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। ठीक है, ये चैप्टर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, सीटेट और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम प्रपोजल नहीं बल्कि संविधान की प्रस्तावना को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही सुंदर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वीडियो के बीच में और आखिर में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना संविधान की प्रारंभिक घोषणा होती है। ये संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल भावनाओं को व्यक्त करती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। ये हमें बताती है कि हमारा संविधान किन आदर्शों पर आधारित है और भारत को किस दिशा में ले जाना चाहता है, मतलब भारत किस दिशा में जाएगा, ये बताती है। ठीक है, अब स्क्रीन पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें प्रस्तावना का मूल पाठ दिया गया है। इसमें लिखा है हम भारत के लोग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसका मतलब है कि भारत का संविधान जनता द्वारा बना गया है। सत्ता का वास्तविक स्रोत भारत की जनता है। समझ आया इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो वास्तविक स्रोत है सत्ता का, वो भारत की जनता है। अब प्रस्तावना में आगे लिखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। ठीक है, अब अगला शब्द है समाजवादी। इसका मतलब है कि राज्य समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा, मतलब अमीर और गरीब के बीच असमानता कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है, मतलब सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब अगला शब्द है लोकतांत्रिक। इसका मतलब है कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अब नेक्स्ट है गणराज्य। इसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि चुना जाता है, मतलब कि जैसे पहले राजा होते थे, फिर उसका पुत्र ही राजा बन जाता था, ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं है, उसका वो बाकायदा चुना जाता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रस्तावना के आदर्शों पर। ठीक है, स्क्रीन पर डायग्राम में जो पॉइंट दिख रहे हैं वही प्रस्तावना के मुख्य आदर्श है। सबसे पहला आदर्श है न्याय। न्याय 3 प्रकार का होता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब है जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, मतलब किसी भी की जाति या लिंग या धर्म को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? अमीर और गरीब के बीच असमानता कम करना है, मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो ये रेखा है ना, ये जो असमानता है, इसको कम करना। फिर है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और चुनाव में भाग लेने का अवसर देना, मतलब सभी, ये नहीं है कि कोई अमीर है तो वही वोट दे सकता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब अगला आदर्श है स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है समानता। सभी नागरिक कानून की नजर में समान है, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है बंधुता। बंधुता का अर्थ है देश के सभी लोगों में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना। ठीक है, और अगर शॉर्ट में बोले तो इसका मतलब है भाईचारा। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। ठीक है, अब नीचे एक इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया गया है, इसमें प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं दी गई है। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें भी समझ लेते हैं। पहली है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पता नहीं कितनी एग्जाम से में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा निम्नलिखित में से क्या है, और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको प्रस्तावना। ठीक है, ये भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। नंबर 3 है ये संविधान की व्याख्या में सहायता करती है, मतलब प्रस्तावना सहायता करती है। अगर संविधान की व्याख्या में कोई परेशानी है तो उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये संविधान के मूल ढांचे का भाग है। ये मूल ढांचा क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। और फिर है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द कौन से जोड़े गए हैं, और कोई फोर्थ ऑप्शन दे देगा तो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है,
तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व की। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। ये शासन को दिशा प्रदान करती है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराती है। ये तो एक समझने वाली लाइन है कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है, मतलब संविधान की हेल्प करती है। बस इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। अब स्क्रीन पर एक और इम्पोर्टेंट बॉक्स दिख रहा है, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको बिल्कुल ऐसे याद कर लेने, ठीक है। सबसे पहला है प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में दी गई है, सिंपल सी बात है। फिर है 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, और कुछ भी 3-4 डेट मिक्स करके दे देगा आसपास के और पूछ लेगा। तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। और लागू कब हुआ ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, इसमें 42वें संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। और इस संशोधन से क्या हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे, मैंने अभी ऊपर बताया है आपको, ठीक है। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अब ये मूल ढांचा क्या है, जब अभी आगे आप जैसे पॉलिटी पढ़ते जाएंगे आपको सारी टर्म क्लियर होती जाएगी, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना महत्वपूर्ण सहायता करती है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों यही तो संविधान की प्रस्तावना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9457232431, ठीक है। और आजकल सिर्फ एक अच्छी नोटबुक और पेन लेने जाओ तो 300 से 400 रुपये आराम से लग जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरे चैप्टर के सुंदर हैंड रिटन नोट्स उससे भी कम कीमत में मिल जाएंगे, ठीक है। जिनका आप रिवीजन इजीली कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा, लिखने का टाइम बचेगा, इजीली रिवीजन कर सकते हैं। पेन और नोटबुक भी तो आप लेके आएंगे ना, पैसे खर्च करेंगे, उससे बहुत कम है। आप एक बर्गर खाते हो उससे भी इसका प्राइस बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो पीडीएफ जरूर ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही आसान भाषा में पूरी पॉलिटी सीरीज आपको सदैव जीएस एकेडमी पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।